हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर वीना कुमारी जायसवाल। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ। क्लास 12 में इकोनॉमिक्स का दो सेक्शन है जो आप लोगों को पढ़ना है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। आज हम इसके एकदम पहली जो चैप्टर है, प्रारंभिक चैप्टर है परिचय, इसमें कुछ तथ्यों को मैं इसमें थोड़ा व्याख्या करके आप लोगों को समझाऊंगी कि क्या है आर्थिक समस्या, क्या है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, उत्पादन संभावना वक्र, अवसर लागत और केंद्रीकृत योजना और बाजार की स्वतंत्र क्रिया वाली अर्थव्यवस्थाएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक समस्या की। तो सीमित संसाधन जिनका असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है के बीच चुनाव के कारण जो समस्या उत्पन्न होती है उसे आर्थिक समस्या कहते हैं। क्या चीजें हैं? तो साधन जो है वो सीमित है। इन सीमित साधनों का वैकल्पिक उपयोग किया जा सकता है। आवश्यकताएं असीमित होती हैं और इस असीमित आवश्यकताओं में से चुनाव करना पड़ता है कि हम किन आवश्यकताओं की पूर्ति करें इस सीमित साधन के द्वारा। साधन सीमित है, इसका अर्थ भी समझना यहाँ बहुत आवश्यक है। साधन सीमित कैसे है? तो यहाँ पे सीमितता का अर्थ रिलेटिव सेंस में लिया गया है। रिलेटिव कैसे? तो मांग और पूर्ति के बीच में संबंध के रूप में देखा गया है। मांग की तुलना में साधनों की पूर्ति जो है वो क्या है? सीमित है। मांग की तुलना में साधनों की पूर्ति सीमित है। तो सीमित यहाँ पे मांग और पूर्ति के बीच में रिलेटिव दिया गया है और इस सीमित साधनों में से चुनाव करना पड़ता है। किसका? जो असीमित आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं में से हम किस आवश्यकता को पहले पूरा करें। जैसे अगर किसी के पास 100 रुपए है, मान लीजिए आपकी पॉकेट मनी 100 रुपए है, तो इस 100 रुपए में आप क्या क्या कर सकते हैं? ये 100 रुपए आपका साधन है। आप इस 100 रुपए जो आपको पॉकेट मनी मिली है, इस पॉकेट मनी से आप एक किताब खरीद सकते हैं, एक दिन आप अपने दोस्तों के साथ बाहर खा सकते हैं, आप पिक्चर देख सकते हैं या आप अपना एक नया टी शर्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसमें से? तो आप सोचेंगे कि मेरे लिए अभी क्या जरूरी है। ये सारी आपकी असीमित आवश्यकताओं की लिस्ट में से मैंने ये 4 आवश्यकताएं आपको बताई है। आप सोचेंगे कि हम क्या करें, तो आप उसको पूरा करेंगे जो आपको लगेगा कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अभी तुरंत हमें ये चीज चाहिए। मान लीजिए आपको किताब जरूरी है तो आप किताब खरीद लेंगे। तो उस असीमित आवश्यकताओं में से क्या करना पड़ा? चुनाव करना पड़ा। तो यहीं पे आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। अब अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? एक अर्थव्यवस्था के सामने अनेकों प्रश्न उत्पन्न होते हैं। वो क्या उत्पादन करेगा, कैसे उत्पादन करेगा, किसके लिए उत्पादन करेगा, ये एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। क्या उत्पादन करे और कितना उत्पादन करे, ये संसाधनों के आवंटन से संबंधित प्रश्न है। इसमें इसको अर्थव्यवस्था को तय करना होता है कि अर्थव्यवस्था के पास जो साधन है, जो श्रम है, जो पूंजी है, जो प्राकृतिक संसाधन है, इन संसाधनों का उपयोग वो किन किन वस्तुओं के उत्पादन में करेगा। वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती हैं? वस्तुएं बहुत प्रकार की हो सकती हैं। युद्ध के लिए आवश्यक वस्तुएं हो सकती हैं, शांति के लिए वस्तुएं हो सकती हैं, उपभोग की वस्तु हो सकती है, पूंजीगत वस्तु हो सकती है। ठीक है, तो इनमें से वो किन वस्तुओं का उत्पादन करेगा उसको ये तय करना होता है। दूसरी समस्या है कैसे उत्पादन करे। कैसे उत्पादन करे में अर्थव्यवस्था को चुनाव करना पड़ता है उत्पादन की तकनीक के बीच में, यानी कि ये तकनीक के चुनाव की समस्या है। उत्पादन की तकनीक श्रम गहन हो सकती है, जिसमें अधिक श्रम का प्रयोग किया जाता है, पूंजी का प्रयोग कम होता है। पूंजी गहन तकनीक होती है जिसमें पूंजी का अधिक प्रयोग किया जाता है और श्रम का कम प्रयोग किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था को इन दो तकनीकों में से चुनाव करना पड़ता है कि वो कौन सी तकनीक का प्रयोग करके उत्पादन का कार्य को संपन्न करेगा। एक अर्थव्यवस्था उसी तकनीक को चुनता है जिस तकनीक की प्रचुरता उसके देश में होती है, अर्थात जिसकी लागत कम होती है। तीसरी समस्या है कि किसके लिए उत्पादन करे, व्यक्तिगत उपभोग के लिए या समाज के लिए। समाज के बीच में उत्पादित वस्तु का आवंटन कैसे होगा। ठीक है, ये तीसरा समस्या है कि किसके लिए उत्पादन करे, उसे चुनाव करना पड़ता है कि कितना और किसके लिए उत्पादन होगा, व्यक्तिगत उपभोग के लिए या समाज के लिए, और समाज के बीच इसका आवंटन कैसे होगा। आवंटन के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली से या फिर एक्सचेंज मोड में होगा, कैसे होगा। तो ये 3 केंद्रीय समस्या है, क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे और कितना उत्पादन करे। तीसरे इसमें जब आप चीज देखेंगे, पढ़ेंगे चैप्टर को, तो एक आएगा उत्पादन संभावना वक्र।
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है, दिए गए साधनों और उत्पादन की दी गई तकनीक द्वारा अर्थव्यवस्था में दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताता है जिसका उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, और इन्हीं संयोगों को जिनका उत्पादन किया जा सकता है उसको दिखाने वाली जो रेखा होती है उसको उत्पादन संभावना कर्व वक्र कहते हैं। दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को जिसका उत्पादन किया जा सकता है, जो हमारे पास संसाधन है, उपलब्ध संसाधन और उपलब्ध तकनीक के द्वारा, उसको ये दर्शाता है। हम यहाँ पे एक काल्पनिक उदाहरण लिए हैं। मान लेते हैं एक समाज को दो वस्तु का उत्पादन करना है, एक्स और वाई, और इसके जो संभव उत्पादन के जो संभव संयोग है वो ए बी सी डी ई एफ हमने लिया है। समाज के पास जो संसाधन है उसका प्रयोग वो वाई वस्तु के उत्पादन में कर सकता है। अगर वो पूर्ण रूप से वाई वस्तु का उत्पादन में लगा दिया जाता है तो वाई की 15 इकाई का उत्पादन होता है। यदि सभी साधनों को एक्स के उत्पादन में लगा दिया जाता है तो एक्स का 5 इकाई का उत्पादन होता है। इसके बीच भी एक्स और वाई के अनेकों संभव संयोग हैं जिनका उत्पादन किया जा सकता है। मान लीजिए समाज 1 इकाई एक्स का उत्पादन करेगा तो वाई का उत्पादन में से साधनों को हटा करके उसको एक्स में लगाना पड़ेगा, तो वाई का उत्पादन में कमी होगा। उसी प्रकार से अगली इकाई एक्स का उत्पादन करने के लिए वो वाई के साधन को फिर से एक्स में लगाएगा तो वाई का उत्पादन कम होता चला जाएगा। तो देखेंगे कि जैसे जैसे एक्स की प्रत्येक अगली इकाई का उत्पादन किया जा रहा है वैसे वैसे वाई के उत्पादन में क्या हो रही है, कुछ कमी आ रही है। कमी क्या आ रही है? पहले देखिए 1 इकाई उत्पादन में कमी हुआ, फिर 2 इकाई, फिर 3 इकाई, फिर 4 और फिर 5 इकाई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि x और y के बीच में साधनों का पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं है। साधनें पूर्ण प्रतिस्थापक नहीं होती हैं एक दूसरे की। ठीक है, पूंजी श्रम को और श्रम पूंजी को पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। इसीलिए अपूर्ण प्रतिस्थापनता के कारण ये जो है एक्स के बदले वाई के बदले में एक्स का जो उत्पादन हो रहा है तो वाई का त्याग बढ़ता चला जा रहा है। इसको MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, MRTS के नाम से जाना जाता है, जो सीमांत तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन की दर को बताता है। ये हम देख रहे हैं कि बढ़ता चला जा रहा है। 1 इकाई एक्स के बदले में 1 इकाई वाई, 1 इकाई एक्स के बदले में 2 इकाई वाई का त्याग हो रहा है और ये त्यागी गई मात्रा बढ़ती जा रही है। मैंने बताया क्यों होता है, तो तकनीकी एक दूसरे के पूर्ण प्रतिस्थापक नहीं होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। इन्हीं संयोगों को, जो उत्पादन के जो संभव संयोग है जिनका उत्पादन एक समाज में हो सकता है, इन्हीं संयोगों को दर्शाने वाली जो रेखा है उसको PPC, उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। यहाँ पे हमने इसी संयोग को प्लॉट किया है। प्रत्येक अगली x की इकाई को बढ़ाए हैं और y में जो कमी आई है आप देखिए, पहले कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा और फिर उससे ज्यादा कमी आई है। इसको इसमें दर्शाया गया है। पीपीसी वक्र का जो शेप होता है, जो आकार होता है, वो कॉनकेव होता है। मूल बिंदु की ओर ये क्या होती है, कॉनकेव होती है। ऐसा MRTS के पॉजिटिव होने के कारण होता है। पीपीसी वक्र वास्तव में समाज का मेन्यू है। ये बताता है कि समाज में उपलब्ध संसाधन के आधार पर कितने वस्तुओं का कौन सा संयोग उत्पादन संभव है। इसे उत्पादन रूपांतरण वक्र भी कहते हैं क्योंकि ये y के बदले में x के रूपांतरण को बताता है। इसे प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व भी कहते हैं, उत्पादन की सीमा रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये समाज की अधिकतम उत्पादन क्षमता, अधिकतम सीमा को बताता है। पीपीसी में परिवर्तन हो सकता है। इसमें परिवर्तन के 2 कारण हैं। साधन में परिवर्तन हो सकता है या फिर तकनीक में परिवर्तन हो सकता है। साधन में क्या परिवर्तन होगा, तो साधन में 2 परिवर्तन हो सकते हैं। हो सकता है साधन जो है, उपलब्ध संसाधन, उसका नया साइट, उसके नए क्षेत्रों का पता चलता है, नया विस्तार होता है। जो भूमि है, नए भूमि जंगलों को काट करके बनाई जाती है तो उत्पादन क्षेत्र बढ़ेगा। इसी तरह से अगर साधन का वृद्धि होता है तो क्या होगा, y और x दोनों वस्तु की उत्पादन की क्षमता बढ़ जाएगी और जो पहले जो संभावना थी समाज की उत्पादन की, इतनी जो संभावना थी वो बढ़ करके आगे चली जाएगी, तो ये ऊपर दाहिनी ओर खिसक जाएगा। इसी प्रकार यदि किसी संसाधन में कमी हो जाती है, उसका धीरे धीरे क्षरण होता है, तो संसाधन की उपलब्ध मात्रा कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, साधन कम है तो उत्पादन
उत्पादन क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और पीपीसी वक्र नीचे बाईं ओर खिसक जाएगा। तकनीक में परिवर्तन क्या हो सकता है, तो तकनीक में एडवांसमेंट होता है, सुधार होता है। एक्स और वाई को बनाने की जो तकनीक है वो तकनीक क्या होगी, अगर हम एडवांस करेंगे, उसको एडवांसमेंट करेंगे, सुधार करेंगे तो उसकी उत्पादन क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अगर एक्स को बनाने वाली जो पुरानी तकनीक थी उसके बदले नई तकनीक आ जाती है तो जाहिर सी बात है एक्स का जो उत्पादन क्षमता हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, जबकि वाई की उत्पादन क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं आया है, क्योंकि अभी हम बात किसकी कर रहे हैं कि एक्स की तकनीक में सुधार आया है, वाई की तकनीक में कोई सुधार नहीं आया है। इसी प्रकार यदि एक्स की तकनीक में कोई सुधार ना आए लेकिन वाई की तकनीक अगर सुधर जाती है तो वाई की पुरानी उत्पादन क्षमता ओपी है, अब बढ़कर के क्या हो जाएगी, OP1 हो जाएगी। तो ये ऊपर की ओर खिसक जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा हो कि समाज में वाई और एक्स दोनों वस्तु के उत्पादन की तकनीक में सुधार हो जाए तो दोनों ही वस्तु के उत्पादन की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जो संभावना है समाज के उत्पादन की वो बढ़ करके क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, दाहिनी ओर खिसक जाएगी। इसमें अर्थव्यवस्था में क्या होगा, सुधार होगा। अब बात करते हैं औसत लागत क्या है। औसत लागत किसी एक वस्तु के उत्पादन की औसत लागत उस वस्तु की वह मात्रा है जिसका त्याग करना पड़ता है। ठीक है, एक वस्तु का औसत लागत वह लागत है जिसे एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु का जो त्याग होता है। इसे हम इसी उदाहरण से समझ सकते हैं। क्या कहा कि किसी एक वस्तु के उत्पादन की औसत लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसका त्याग करना पड़ता है। तो एक वस्तु x को प्राप्त करने के लिए y का एक इकाई का त्याग किया गया, तो ये इसकी औसत लागत हो गई। एक इकाई x की औसत लागत क्या हो गई, एक इकाई y हो गई, तो ये औसत लागत है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि साधन की औसत लागत से अर्थ उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग से है। ठीक है, साधन का जो यहाँ प्रयोग हो रहा था उसका दूसरा वैकल्पिक प्रयोग क्या हुआ, उसका प्रयोग एक इकाई x के बदले किया गया, एक इकाई y के बदले एक इकाई x। यहाँ पे 5 इकाई y के बदले एक इकाई x का, तो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगा, एक इकाई x के बदले 5 इकाई y। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बदलता रहता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि कितने के बदले कितने का उत्पादन हो रहा है, तो ये दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक मूल्य को बताता है। तो ये औसत लागत हो गया। केंद्रीयकृत योजना वाली अर्थव्यवस्था और बाजार की स्वतंत्र क्रिया वाली अर्थव्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। ये जो केंद्रीय समस्या है इसका समाधान कैसे होगा, इसी पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था कैसी होगी। यदि केंद्रीकृत योजना अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें एक केंद्रीय सत्ता होती है, ये केंद्रीय योजना आयोग हो सकता है या केंद्रीय सत्ता हो सकती है, जो संपूर्ण देश में अर्थव्यवस्था में जो उपलब्ध संसाधन है उन संसाधनों से क्या, कैसे और कितना उत्पादन होगा जैसे समस्याओं का समाधान निकालती है, तो उसे केंद्रीकृत योजना वाली अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें एक केंद्रीय सत्ता के ऊपर यह जिम्मेदारी होती है कि वो इन सारे निर्णयों को ले। स्वतंत्र बाजार की स्वतंत्र क्रिया वाली अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो इसमें बाजार की स्वतंत्र क्रिया से इन सारी समस्याओं का समाधान निकलता है। बाजार की स्वतंत्र क्रिया में 2 क्रिया आती है जिसे बाजार की शक्ति के नाम से भी जाना जाता है, मांग की शक्ति और पूर्ति की शक्ति। मांग और पूर्ति की स्वतंत्र क्रियाएं, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और कितना उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें जैसी समस्याओं का स्वयं समायोजन करती है। वर्तमान में ना तो केंद्रीयकृत योजनाएं केंद्रीयकृत योजना वाली अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से देखी जाती है और ना तो बाजार की स्वतंत्र क्रिया वाली अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से आपको मिलेगी। वर्तमान में मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रचलन है पूरे विश्व में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ हुआ कि कुछ जो महत्वपूर्ण उत्पादन क्षेत्र है वो केंद्रीय योजना के अंतर्गत आता है, केंद्रीय सत्ता के पास होता है उसका अधिकार, और बाकी वस्तुओं के जो उत्पादन है या सेवाओं के जो उत्पादन है उसको बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा खुला छोड़ दिया जाता है। मांग और पूर्ति की शक्तियां उसे समायोजित करती हैं और उनका समस्या का समाधान निकलता है। तो वर्तमान समय में मिश्रित अर्थव्यवस्था का पूरे विश्व में प्रचलन है। तो आप पहला चैप्टर जब पढ़ेंगे किताब में तो आपको ये सारी तथ्यों के बारे में जानकारी मिल चुकी है। तो अब आप जब पहला चैप्टर पढ़िएगा तो मैं समझती हूँ कि आपको ये चैप्टर पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे के चैप्टर के बारे में।